हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हमारी करंट अफेयर्स सीरीज का डे 6 है। और आपको जैसा पता ही हमारे पहले के 5 वीडियोस हो चुके हैं जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट डिस्कस करें। और आज के लेक्चर में आपका स्वागत है, वेलकम है। आइए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिस वीडियो इज सफिशिएंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग की दे रहे हो, रेलवे की दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में जहाँ भी करंट अफेयर्स आता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पहले के 5 वीडियोस हो चुके हैं और वो अपलोड भी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले उनको देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कंटेंट कैसा है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका सही रहेगा। पीडीएफ में चीज़ें पीडीएफ में रह जाती है। आई विल प्रोवाइड पीडीएफ ऑल्सो, बट अभी के लिए आप नोट्स बनाते चलिए ताकि अगर आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन टैप कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस आगे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर्स में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हमारा डे 6 है, तो आइए बात करते हैं आज करंट अफेयर्स का। हमारा डे 6 है। आइए बात करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है आप देख सकते हैं, कुछ डैम टाइम स्ट्रक्चर है, ये क्या बन रहा है आइए देखते हैं। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आइए बात करते हैं। The Punat Shangchu second hydroelectric project recently completed, increasing power capacity by 40%, is located in which country? एक पुनात शांकू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो सेकंड है, जो जिसकी जो रिसेंटली कंप्लीट हुई, जिसकी पावर इंक्रीज हुई है, पावर कैपेसिटी इंक्रीज हुई है 40%। वो किस कंट्री में आपको ये बताना है। तो वो कंट्री नेपाल है क्या, वो कंट्री भूटान है क्या, वो कंट्री बांग्लादेश है क्या, या वो कंट्री श्रीलंका है। आइए बात करते हैं। Punat Shangju second hydroelectric project achieved full commissioning with synchronization of final unit. कितना 1020 मेगावाट। पुनात चांगचू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान, ये भूटान का सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट। इसकी लास्ट और फाइनल यूनिट 6 जो 170 मेगावाट की, वो विद पावर ग्रिड ये बन के तैयार हो चुकी है। ऐसा द एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कि थिम्फू में है, उन्होंने ऐसा कहा है। इट्स अ 1 गीगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग फैसिलिटी, जो कहाँ पर है, वांगडू में है। वांगडू जगह का नाम है जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, भूटान की फोड्रांग डिस्ट्रिक्ट में। इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ पुनात शांको रिवर, जो कहाँ पर लोकेटेड है, जो राइट बैंक है पुनात शांको रिवर का, वहाँ पर। ये प्रोजेक्ट किसने डेवलप करा है, ये प्रोजेक्ट डेवलप करा है प्रोजेक्ट अथॉरिटी। किसने, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ये इसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें 2 कंट्रीज हैं, इंडिया एंड भूटान, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूटान में रॉयल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू क्या है, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। आइए बात करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इट इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंड में भी होगा, अगर बना है तो फंड भी ऑब्वियसली लगा ही होगा। तो 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट करा, 70% लोन है जो कि 10% एनुअल इंटरेस्ट पे है, और ये रिपेबल है इन 30 इक्विटेड सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में द्वारा आप पे कर सकते हैं। कमीशनिंग 1 ईयर आफ्टर द मेन डेट ऑफ ऑपरेशन, जब से ये ऑपरेशन जाएगा उसके 1 साल बाद से स्टार्ट हो जाएगा। विद द कंप्लीशन ऑफ पुनात शांगचू सेकंड प्रोजेक्ट, भूटान इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज इंक्रीज बाय अबाउट 40%। जैसे कि बोला कि ये जो प्रोजेक्ट बना है उसके बाद से जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है भूटान की, वो 40% से बढ़ गई है, 300-500 मेगावाट। ये देख सकते हैं। सेकेंड न्यूज़ देखिए, बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ क्या है, आप फोटो देख ही सकते हैं क्या है, ये जानते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव इंडियाज बिड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, विच सिटी हैज बीन प्रपोज एज द आइडियल होस्ट। हमारे जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया बिड करेगा कि कॉमनवेल्थ हमारे वहाँ हो। अब कौन सी सिटी में होंगे आपको ये बताना है। तो सिटी है न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या अहमदाबाद। Cabinet approved submission of bid for Commonwealth Game 2030. The Union Cabinet headed by Prime Minister, हमको सबको पता है यूनियन कैबिनेट के हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, अप्रूव कर दिया है कि इंडिया बिड कर सकता है कॉमनवेल्थ गेम की, वो इंडिया में हो। कहाँ पर हो, अहमदाबाद में, आइडियल वैल्यू उन्होंने बताया है।
क्यों बताया अहमदाबाद ही क्यों? अहमदाबाद इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, कटिंग एज ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, एज अ पेशन स्पोर्टिंग कल्चर भी है यहाँ पे। मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम होगा, तो उनका कहना है कि इसमें सारी फैसिलिटी तो यहाँ पर होना चाहिए, हम इंडिया में। द डिसीजन कम्स आफ्टर द इंडियन, एक सेकेंड, the decision come after the Indian Olympic Association gave its nod to the proposal after the submission of expression of interest in March। ये डिसीजन कब आया? जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक प्रपोजल दिया है, सबमिशन दिया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मार्च में था। यूनियन कैबिनेट मोदी जी के द्वारा हेड किया जाता है, और ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स को सबमिट किया गया है कि हाँ कॉमनवेल्थ 2030 में इंडिया में होनी चाहिए। स्टेटेड रिलीज फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। किसने रिलीज करा? प्रेस, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब आपको बताना है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ गेम में पार्ट कौन कौन लेगा। कॉमनवेल्थ गेम वो कंट्रीज का ग्रुप है जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रही है या ब्रिटिश की टेरिटरी रही है, वो कंट्रीज इस कॉमनवेल्थ गेम में पार्ट ली। तो अगर बात करें ओरिजिनल नेम ऑफ, अगर हम बात करें ओरिजिनल नेम ऑफ कॉमनवेल्थ की, तो आइए देखते हैं उसका। ब्रिटिश एम्पायर गेम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। 1978 में इसको कॉमनवेल्थ गेम बोला, उसके पहले इसको 1970 तक हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम ही बोलते थे। नेम चेंज किया गया 1954 में। इसके दो बार नेम चेंज किए गए। पहली बार कब? जब 1930 में इसको क्या बोला गया? ब्रिटिश एम्पायर गेम, जब फर्स्ट टाइम गेम्स हुए। सेकंड 1954 में नेम चेंज किया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। 1970 में क्या हुआ? वापस से नेम चेंज किया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम रखा। और 1978 में क्या हुआ? कॉमनवेल्थ कम कर दिया। मतलब पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम, देन ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम ऐड हुआ, फिर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम हो गया, फिर कॉमनवेल्थ गेम हो गया। ये आपको डेट से एक बार याद रखना है, ठीक है। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट मेडल? व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम? ये सारे क्वेश्चन है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। आइए, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 1934 में कॉमनवेल्थ में पार्ट लिया था, जो कि लंदन में हुआ था। इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम? इंडिया ने कब होस्ट करा है कॉमनवेल्थ गेम? आइए बात करते हैं उसकी भी। न्यू दिल्ली में करा था। एक सेकेंड, 2010 में करा था न्यू दिल्ली में, फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ को होस्ट। अगर हम बात करें मोस्ट मेडल, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, कहाँ पर? कॉमनवेल्थ में किस कंट्री ने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन द मोस्ट मेडल। अगर इसके या इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन द मोस्ट मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ। कितने? 2596 मेडल जीते हैं। आपको डेटा नहीं रखना, बट फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा, फोर्थ पे इंडिया। इंडिया की पोजीशन सबसे ज़्यादा मेडल में कहाँ पे आती है? फोर्थ नंबर पे आती है इंडिया की पोजीशन, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने ओरिजिनल नेम क्या डिस्कस कर लिया? कॉमनवेल्थ का था। पहले क्या था? 1930 में ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम था। फिर क्या हुआ? 1954 में नेम चेंज किया गया और ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम रखा। फिर क्या हुआ? 1970 में वापस चेंज किया गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम रखा गया। फिर 1978 में क्या हुआ? कॉमनवेल्थ गेम रख दिया ना। तो ये पूरी इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इंडिया 2010 में न्यू दिल्ली में, सॉरी 1934 में लंदन में, और इंडिया ने होस्ट करा था 2010 न्यू दिल्ली में। मोस्ट मेडल ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड, थर्ड नंबर कनाडा एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया। दिस इज ऑल अबाउट कॉमनवेल्थ गेम। आइए जानते हैं क्या एक न्यूज़ आई है, आइए जानते हैं इसके बारे में।
इंडिया हैज सेंट 700 ट्रूप्स टू पार्टिसिपेटेड इन विच मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो 2025 में हुए। इंडिया ने 700 ट्रूप्स भेजे हैं किस एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज मायालाबार में, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास में, या एक्सरसाइज गरुड़ा शील्ड में। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो सुपर एक्सरसाइज और सुपर गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज है जो इंडोनेशिया और 13 नेशन यानी यूनाइटेड स्टेट एंड इंडोनेशिया विद अलोंग 13 नेशन के बीच में हो रही है, वो कहाँ पे हो रही थी आप मुझे बताइएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इंडिया इज सेट टू deploy 700 soldiers to participated in British Star exercise। ये ट्राई सर्विस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जो 20 अगस्त से सितंबर 10 तक होगी। कहाँ पर होगी? इजिप्ट में होगी। लोकेशन आपको याद रखना है, इजिप्ट की कैपिटल हो जाएगी कायरो। दिस मूव अंडरस्कोर्स इंडियाज ग्रोइंग कमिटमेंट टू ग्लोबल मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑब्वियसली इंडिया ने कमिटमेंट करा कि हम 700 सोल्जर्स भेजेंगे ताकि हमारा कॉर्पोरेशन बढ़े, मिलिट्री एक्सरसाइज में रीजनल स्टेबिलिटी आए, उसके लिए भी। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये स्टार्ट हुई थी 1980 में एज अ बायलैटरल ड्रिल बिटवीन इजिप्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट। ब्राइट स्टार हैज इवॉल्व टू वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन द मिडल ईस्ट। मतलब जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है मिडल ईस्ट की वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो नॉर्थ अफ्रीका रीजन में होती है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। इंडिया सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेटेड इन 2025। इंडिया ने 2025 एडिशन में पार्ट लिया है। सिग्नल डिपर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट मतलब ग्लोबल पार्टनर्स के लिए ऑब्वियसली, ताकि कॉपरेशन बढ़े उनका। आई जान ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का कुछ क्वेश्चन है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट रिसेंटली क्या अनाउंस किया है कि जो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है अंडर द 2050 पेरिस एग्रीमेंट, उसका मेन पर्पस क्या था? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करना था क्या? प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म था क्या? कार्बन इमिशन का ट्रेडिंग रीजन था क्या? या मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रीजन था? डिस्क्रिप्शन, एनडीए और डीएनए designated national authority is a mandatory requirement to enable a carbon emission trading regime under article 6.4। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 का उसमें बोला गया ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी इसका भी कार्बन इमिशन ट्रेड्स को करना है तो उसको आर्टिकल 6.4 का रूल फॉलो करना होगा। इट इज सेड हाउ कंट्रीज कैन परस्यू वॉलंटरी कॉर्पोरेशन टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट। ये इसलिए बनाया गया ताकि कंट्रीज कैसे वॉलंटरी कॉर्पोरेशन के थ्रू क्लाइमेट टारगेट्स पूरा कर सकती हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स कार्बन मार्केट्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ ताकि जहाँ पे कंट्रीज कार्बन वेयर कंट्रीज कैन ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स। अभी जो आर्टिकल 6.4 है इसको पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म बोला जा रहा है जो कंट्रीज को कार्बन क्रेडिट्स अर्न करने के लिए और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करने के लिए हेल्प करे और एक से ज़्यादा कंट्रीज के मिले ताकि उनके क्लाइमेट टारगेट सेट हो कि हाँ हमें इस समय से इतने तक क्लाइमेट को बचाने के लिए ये टारगेट है हमारे, उन सब चीज़ों के लिए था। अगर हमें बात करें रायसेना डायलॉग तो रायसेना हिल्स दिल्ली में हुआ था। ये किसके लिए था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब अगर हम बात करें 17th ब्रिक्स समिट तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स क्या है, एक ग्रुप ऑफ नेशन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड 5 मोर नेशंस आते हैं। तो ये जो 17th ब्रिक्स समिट है ये कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। अगर हम बॉन क्लाइमेट चेंज की बात करें, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये एनुअल मिड ईयर समिट था जो कहाँ पर हुआ था, आइए बात करते हैं इसकी। ये बॉन जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? ये 62nd सेशन था सब्सिडरी बॉडीज का जो कि जून 2025 से लेके 26 जून 2025 तक हुआ है। इसको कॉप 39 नाम दिया गया है। ये कॉप 39 नहीं दिया गया, सॉरी, कॉप 13 सेट करने के लिए जो कि ब्राज़ील में होगा। वहाँ पे पहले ये वाली कॉन्फ्रेंस हुई फिर वो वाली कॉन्फ्रेंस हुई। बात करते थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस।
2025 की कहाँ पे 9 कंट्रीज के बीच में हुई, कहाँ पे हुई, फ्रांस में हुई, और ये 9 जून से लेके 13 जून तक हुई है। तो आपको ऐसे सारी कॉन्फ्रेंस का फैक्ट्स याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ हुई है। सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ है, आइए बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग हैव बीन रिसेंटली एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट? Justice Alok Arde and Justice Bipal Pancholi have been elevated to the Supreme Court of India. इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस पंचोली स्पार्क डेजिंग विद द कॉलेजियम एंड क्रिटिसिज्म ओवर सीनियरिटी एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन। अगर इनको मतलब ये जस्टिस पंचोली को एक रीजनल और रिप्रेजेंटेशन क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इनका, बट ये तो अपॉइंटमेंट हुआ है किनका, आलोक आर्दे एंड जस्टिस विपुल पंचोली, इन दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ है। ये यहाँ पे कुछ कमिटीज लिखी जैसे सरकारिया कमीशन, केलकर कमेटी एंड नंदन नीलकानी कमेटी। इन सब के बारे में आप ब्रीफ में डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में करेंगे। ये देखिए आप दोनों की फोटोज देख सकते हैं। एक ये फेस्टिवल मनाया गया साउथ में, आइए देखते हैं। ओनम 2025 का ग्रैंड अच्युतम या अतचयम प्रोसेशन स्टार्ट हो चुका है। तो वो कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है केरला में। केरला मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल आपको सबको पता ही होगा ओणम है, जिसका ओपन हो चुका है कहाँ पे, त्रिपुनिथुरा। ट्रेडिशन है जो अच्युतम प्रोसेशन में सेरेमनी, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स 10 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का कर्टन रिजर्व होता है विद द ब्राइट सनशाइन, वाइब्रेंट परफॉर्मेंस, डांस वगैरह, फोक डांस, इंथुआजिक क्राउड्स होता है। यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं दूर दूर तक कि कैसे क्या फेस्टिवल मनाया जाता है। ये 10 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जो कि उनकी जो रूट ट्रेडिशन है कि डायनेमिक मॉडर्न फ्लेयर से मिला के, और जो रूट ट्रेडिशन है कि जो उनके रूट ट्रेडिशन में जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है सेलिब्रेशन में। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में। नौखाकी फेस्टिवल हुआ, एक नौखाई फेस्टिवल वेस्टर्न ओडिशा यूनाइट इन हार्वेस्टिंग ट्रेडिशन। अभी अपन ने पढ़ा अच्छिटम, ये है नौखाई फेस्टिवल। आइए बात करते हैं। नौकाई फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है और जो फसल हार्वेस्ट होती है उससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में कुछ चीज़ें आई। आइए बात करते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 11 साल पूरे हो चुके हैं। द प्रधानमंत्री जनधन योजना completes 11 ईयर। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन है। क्यों? क्योंकि अनाउंस की गई थी 15 अगस्त 2014 को रेड फोर्ट से, विच लॉन्चिंग द प्रोग्राम, जो 28 अगस्त को लॉन्च की गई थी। प्राइम मिनिस्टर है डिस्क्राइब द ओकेजन एज अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द लिबरेशन ऑफ पुअर। मतलब जो भी जनधन खाते आपने सुने होंगे, अकाउंट जो खुले थे जो फ्री में जीरो बैलेंस वाले, उसके बारे में इन्होंने बताया है। मैंने आपको ऑनलाइन गेमिंग बिल पढ़ाया था, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। द डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रिसेंटली उन्होंने सीज करा है नारकोटिक्स, कितना, 40 करोड़ का। कहाँ पर? दिल्ली में। किसके ऑपरेशन, लाइए एक ऑपरेशन चलाया गया, इसके अंतर्गत एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो वो ऑपरेशन का नाम क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज सीज नियरली 9 किलोग्राम, कितना, 9 किलो नार्कोटिक ड्रग्स इन्होंने पकड़ा है, जब्त किया। कितने की कीमत है इसकी, कितना कीमत है, 40 करोड़ रुपए इसकी कीमत है दिल्ली में। किसके? ऑपरेशन रेम्बो के अंतर्गत। इन्होंने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इन्होंने बोला है कि वन इंडिविजुअल वॉज अप्रेंटेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, मतलब पकड़े गए हैं। DRI कैरी आउट कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन एंड मल्टीपल प्रीमाइसिस इन्होंने सर्च करा न्यू दिल्ली में, महरौली में, जब जाके इनको ये सारी चीज़ें मिली। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो भी स्मगलिंग हो रही थी छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटी छोटी क्वांटिटी में, उनको सील कराया सॉफ्ट टॉय के अंदर कंसील करके। कॉस्मेटिक कोरियर नेटवर्क को यूज़ करके उन्होंने ये चालाकी दिखाई कि हम इसके अंदर बेच के करेंगे, लेकिन ये सब पकड़े गए हैं। ड्यूरिंग द सर्च अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ द सीज ड्रग्स वाज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट के फॉर्म में। अभी इन्होंने मतलब सीज वो ड्रग्स को कर दिया और वो कहीं बाहर ले जा रहे थे स्मॉल पाउचेस में, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो सके। ये भी इन्होंने सर्च किया और जो अपने डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उनको ये सारी चीज़ें मिल गई।
मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें इंटरनेशनल जेनेटिक ऑपरेशन के थ्रू जो फॉरेन नेशन में जा रहे थे, दिल्ली से बाहर जा रहे थे यूजिंग कुरियर नेटवर्क, उसको सील कराए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक्स जो भी हो रहा था, जो भी ट्रैफिकिंग मतलब ड्रग की जो ट्रैफिकिंग यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे बाहर, उसको भी उन्होंने सील किया है। ये देख सकते हैं आप, ये फोटोज में छोटे छोटे पैकेट से। एक सेकेंड, ये कैप्सूल के फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे पैकेट्स में, सॉफ्ट टॉयज में। मतलब बहुत दिमाग चलाया बट पकड़े गए ये लोग, देख सकते हैं। Which Indian city has a set a benchmark by realizing the country first of its kind biodiversity index? मतलब बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स में फर्स्ट आई है, तो आपको क्या लगता है क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स में कौन टॉप कर सकता है या फर्स्ट आ सकता है? तो आइए बात करते हैं। मुंबई है क्या, बेंगलुरु है क्या, चेन्नई है क्या, हैदराबाद है क्या? Chennai first ever city biodiversity index assessment revealed that while the city holds significant reserve for native biodiversity, यहाँ पे बहुत ज़्यादा biodiversity है, natural landscape है, urban bird population है, it is critically underperforming in biodiversity governance, planning and long-term conservation strategy. Launched by Chief Minister M.K. Stalin on August 25, the index evaluated Chennai across 23 indicators grouped into three components: native biodiversity, ecosystem service and biodiversity. इन तीन components में इसको बांटा गया है। M.K. Stalin ने ये भी बोला कि जो further M.K. Stalin further announced that CBI would be developed for 5 more cities in Tamil Nadu. इसको और डेवलप करने के लिए CBI भी और ज़्यादा डेवलप करेगी इसको, ऐसे इन्होंने बोला है। चेन्नई अनवील फर्स्ट सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, 20% नेचुरल इकोसिस्टम मैप किया गया है, मॉडल टू एक्सटेंड अक्रॉस तमिलनाडु को, तमिलनाडु में और एक्सटेंशन इसका हो सके इसके लिए मॉडल भी प्रिपेयर करेंगे। आइए बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे की। नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? 15 अगस्त को, 29 अगस्त को, 5 सितंबर को या 14 नवंबर को? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिनके नाम पे वो अवार्ड का नाम रखा गया है, यानी जो ध्यानचंद जी, उनका हैप्पी बर्थडे वाला बर्थडे होता है, हैप्पी वाला बर्थडे होता है, क्योंकि हॉकी के जादूगर या मैजिशियन ऑफ हॉकी और हॉकी हीरो भी बोला जाता है। क्योंकि जब 41 ईयर्स के बाद इंडिया हॉकी में मेडल लेके आई थी, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उनका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। 1926 से लेके 1949 तक इन्होंने 570 गोल्स किए इनके करियर में, ऐसा इनकी बायोग्राफी में लिखा है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की इस बार की थीम क्या है? टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटी एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। आपको थीम्स वगैरह भी याद रखने, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने बार बार हर वीडियो में कहा है कि हम डीप में इसलिए पढ़ रही है, इतना स्टेटमेंट क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकते हैं या आना तय। मिस्टर आनंद महिंद्रा लॉन्चेस कॉफी टेबल बुक मे या मिलियन बर्ड्स ब्लूम। आपको दिख रहा होंगे, आनंद महिंद्रा ने बुक लॉन्च करी, क्या नाम है? मे या मिलियन बर्ड्स ब्लूम। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, प्रोजेक्ट आरोहन फॉर टोल वर्कर्स चिल्ड्रंस। जो भी टोल वर्कर्स होते हैं उनके चिल्ड्रंस के लिए ये सब, ताकि उनके बच्चों को एजुकेशन को सपोर्ट मिल सके, उनके लिए प्रोजेक्ट आरोहन लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में इसलिए बताइए क्योंकि मुझे पता चल सके कि और वीडियोस किस तरह से लाने। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। और वीडियो में कुछ चेंजेस करने हैं या स्लाइड्स में कुछ चेंजेस करने वो भी ज़रूर बताइए। कैसा वीडियोस लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में वो बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अभी आने वाले समय में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और वो क्लासेस लाइव होगी, तो चैनल पे बने रहिए और भी फ्रूटफुल कंटेंट आता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग कैसे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि SSC की जो एग्ज़ाम है वो अभी रिसेंट में होने ही वाली है। अभी पहले CGL होगा, फिर CHSL होगा
और फिर दिल्ली पुलिस सारे एग्जाम्स लाइन अप हैं, इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स आपसे 2 इयर्स तक पूछा जा सकता है, 24 का भी आ सकता है, 25 का भी आ सकता है, कि 2 साल का आपको लेके ही चलना पड़ता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वास्ट है। आपको रिवाइज करेंगे तब आपको हैबिट बढ़ेगी। अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सारा कंटेंट नोट कीजिए, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।